लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहारनपुर और अजमेर में जनसभा। जयपुर में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी संभालेंगी कमान। बाकी दलों ने भी ठोकी ताल। दक्षिण भारत में भी चुनावी घमासान तेज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल के कोझिकोड में करेंगे रोड शो, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हैदराबाद में करेंगे कल्याण गारंटी की घोषणा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। वहीं दिल्ली में बीजेपी का मोदी का ट्रांसफॉर्मिंग भारत अभियान आज से। चुनाव से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को झटका। आर्म्स डीलर से हथियार खरीदने के मामले में ग्वालियर से निकला स्थायी गिरफ्तारी वारंट। वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है सुनवाई। यूएन में गाजा में तत्काल संघर्ष विराम और इजराइल पर हथियार प्रतिबंध के लिए प्रस्ताव पारित। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिस्र और कतर से इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए हमास पर दबाव डालने का किया अनुरोध। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की हॉकी सीरीज का पहला मैच पर्थ में आज। पेरिस ओलंपिक से पहले भारत के लिए यह सीरीज अहम। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। कल खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से दी शिकस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। वह सहारनपुर संसदीय क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार राघव लखनपाल और कैराना संसदीय क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री राजस्थान के अजमेर में एक रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। भाजपा ने यहां से भागीरथ चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया। प्रधानमंत्री शाम को भाजपा उम्मीदवार अतुल गर्ग के समर्थन में गाजियाबाद में एक रोड शो भी करेंगे। लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान जोर पकड़ता जा रहा है और इसी कड़ी में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आज प्रचार की कमान संभालने वाली हैं। सोनिया गांधी जयपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। इस सभा में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र न्याय पत्र को जनता के बीच लॉन्च किया जाएगा। जयपुर की सभा से कांग्रेस चुनावी समर में प्रदेश की 6 सीटों को साधने का प्रयास करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में भी चुनावी घमासान तेज है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केरल के कोझिकोड में रोड शो करने वाले हैं। कोझिकोड के बेबी जंक्शन से शुरू होकर भाजपा अध्यक्ष का रोड शो मुथाला ककलम तक जाएगा और भाजपा ने कोझिकोड से एमटी रमेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। कोझिकोड में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश में कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह की पहली जनसभा सिंगरौली जिले में होगी। इसके बाद वह सीधी में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में भी चुनावी घमासान तेज है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी आज तेलंगाना में कल्याण गारंटी की घोषणा करने वाली है।
इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल कांग्रेस पार्टी ने नई दिल्ली में अपनी चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया। कांग्रेस के अनुसार उसका घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। बात लेफ्ट की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सीपीआई महासचिव डी राजा और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पार्टी के घोषणा पत्र में जनहित से जुड़े मुद्दों पर खास फोकस होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि खजुराहो सीट से सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर प्रत्याशी के हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म ही क्यों लिया। ये सब बहाने हैं और हार चुकी भाजपा की हताशा। अखिलेश यादव ने इस घटना की न्यायिक जांच की मांग रखी है। पार्टी की ओर से यह भी कहा गया कि वो इस मामले में चुनाव आयोग के पास जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 29 में से एक खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी थी। यहां से समाजवादी उम्मीदवार मीरा दीप नारायण यादव ने पर्चा भरा, जिसे निरस्त करने के पीछे कलेक्टर ने 2 वजह बताई। पहली ये कि नामांकन फॉर्म पर 2 में से सिर्फ एक ही जगह प्रत्याशी के हस्ताक्षर है और दूसरी ये कि मतदाता पहचान पत्र की सत्यापित प्रति की जगह पुरानी प्रति दी गई थी। मीरा यादव निवाड़ी की पूर्व विधायक हैं। बहरहाल अब खजुराहो सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उम्मीदवार हैं। उनकी राह अब आसान हो गई। एक तरह से विपक्ष ने उन्हें वॉक ओवर ही दे दिया है। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के पंजीकरण के लिए भरे जाने वाले प्रपत्रों को सुविधाजनक बनाया है। इसके अनुसार मतदाता सूची में सुधार के लिए साल में 4 बार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर का समय निर्धारित किया गया, जिसकी वजह से अब मतदाता सूची में साल में 4 बार नाम जुड़वा या हटा सकते हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 कार्यक्रम के अनुसार 19 अप्रैल को पहले चरण के होने वाले मतदान के लिए 1 जनवरी 2024 की मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा, जबकि बाकी चरणों के मतदान के लिए 1 अप्रैल की संशोधित मतदाता सूची का इस्तेमाल होगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 24 की चुनौती में अलग और खबरों की, और आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य क्या है। आइए आपके साथ करते हैं साझा। तो राजस्थान की चुरू लोकसभा सीट से भाजपा ने पैरा ओलंपिक खेल जगत से आने वाले देवेंद्र झाझड़िया को पार्टी उम्मीदवार बनाया। देवेंद्र झाझड़िया का कहना है कि चुरू लोकसभा क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। खिलाड़ियों और खेलों को प्रोत्साहन देना उनकी विशेष प्राथमिकता रहेगी। डीडी न्यूज़ के संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने देवेंद्र झाझड़िया से खास बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। चूरू में बीजेपी ने इस बार दाव लगाया है देवेंद्र झाझड़िया पर, जो पैरालंपियन है और 2 बार गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है और 1 बार सिल्वर मेडल। और मेरे साथ है देवेंद्र झाझड़िया, आइए हम उनसे बात करते हैं। पॉलिटिक्स में ये आपकी शुरुआत है, तो क्या जैसे आपने दूर तक भाला फेंक का रिकॉर्ड बनाया, इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत के लिए आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं? मैं अकेला ही नहीं हूँ। राजस्थान की बात करें तो 25 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और बड़े मार्जिन से जीत रही है। हमारा टारगेट ये है यहाँ चूरू लोकसभा का राजस्थान की सबसे बड़ी जीत है। इस टारगेट्स के साथ हम काम कर रहे हैं। आप अपने चुनाव अभियान में क्या मुद्दे हैं जिनको आप उठा रहे हैं, खास तौर से चूरू के अंदर? यहाँ लोकल मुद्दे काफ़ी हैं। कृषि सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं किसानी से हूँ, किसान फैमिली से हूँ, तो मैंने देखा है यहाँ पे पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। पीने का पानी और सिंचाई का पानी, इन पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ किसानों तक पानी पहुँचे, हर घर पानी पहुँचे, ये मेरा मिशन है। इसके अलावा रेल कनेक्टिविटी, तारानगर, सरदार शहर, सुजानगढ़, रेल कनेक्टिविटी बढ़ाना मेरा ये भी टारगेट है। और मैं खिलाड़ी हूँ, सबको पता है। मैं चाहता हूँ खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर जो खुल रहे हैं, 1000 ट्रेनिंग सेंटर भारत सरकार ने खोले हैं। मैं चाहता हूँ मेरे चूरू लोकसभा है उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले टाइम में खुलवाऊँ, ताकि यहाँ बहुत संभावनाएं हैं यहाँ पे।
खिलाड़ियों की बहुत संभावनाएं हैं, बहुत लोगों ने यहाँ खिलाड़ियों ने बहुत मेडल जीते हैं। यहाँ सुविधा देनी है हमें, ताकि वो देश के लिए खेलें और दुनिया में भारत का परचम लहराएं। तो ये थे देवेंद्र झाझड़िया, जिनका ये कहना है कि जनसेवक के रूप में ये प्रधान सेवक के विजन को पूरा करेंगे, भारत को विकसित बनाना है और बीजेपी जो 25 का टारगेट लेके चल रही है राजस्थान में, उसको पूरा करना है। कैमरामैन उत्तम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, चूरू। और आइए अब आपके साथ साझा करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अठारहवीं लोकसभा के चुनावों की तैयारी पूरे देश भर में जोरों पर है। 18वीं लोकसभा के लिए देश में 7 चरणों में मतदान होना है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो ये भारतीय चुनाव के इतिहास में सबसे बड़ा चुनाव है। इस चुनाव में कुल 96.8 करोड़ मतदाता लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेंगे, जिसमें से 1.8 करोड़ मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। इस चुनाव में 20 से 29 वर्ष की आयु के बीच 19.47 करोड़ मतदाता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आरजेडी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ये मामला साल 1995-97 का है, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डीलर से हथियार खरीदे गए। उस वक्त कुल 23 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किए गए थे। आरोपी लालू प्रसाद यादव फरार घोषित कर दिए गए थे। लालू यादव के खिलाफ पहले भी स्थायी वारंट जारी हो चुका है, जिसके बाद उन्हें फरार घोषित किया गया था। हालांकि उस दौरान इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी कि आरोपी लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हैं या कोई अन्य व्यक्ति। बाद में मामला एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा और प्रक्रिया के दौरान ये साफ हुआ कि आरोपी लालू यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ही हैं। लिहाजा अब उनके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किए जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस वारंट में पुलिस नामित व्यक्ति को 24 घंटे तक थाने में अपनी हिरासत में रख सकती है। माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए ग्वालियर श्री महेंद्र सैनी साहब के द्वारा आरोपी लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट के आदेश जारी किए गए। मामला वर्ष 1995-97 का है, जिसमें फॉर्म नंबर 16 फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डीलर से एम्यूनिशंस परचेज किए गए थे और इनकी सप्लाई की गई थी। इसमें आरोपी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार के हैं, जिनके विरुद्ध पुलिस ने अनुसंधान करके कुल 23 आरोपी गण के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया था, जिसमें आरोपी लालू प्रसाद यादव को फरार घोषित किया गया। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है 1995 का ये मामला। उत्तर प्रदेश के महोबा स्थित आर्म्स स्टोर के संचालक राजकुमार शर्मा ने हथियार बिक्री का फर्जीवाड़ा किया था, जिसमें ग्वालियर निवासी और प्रकाश आर्म्स स्टोर के संचालक प्रवेश कुमार चतुर्वेदी ने 1997 में इंदरगंज थाने में इस बारे में शिकायत दी थी। पुलिस ने इस पर शिकायत लिखी और कोर्ट में पेश किए गए चार्जशीट में 23 आरोपी बनाए, जिसमें लालू यादव का नाम भी शामिल है। बढ़ते आगे, भारतीय जनता पार्टी आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। इसे लेकर देश भर में विशेष तैयारियां की गई। इस मौके पर पार्टी फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ देश भर के 10 लाख से ज्यादा बूथों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। इसके अलावा पार्टी बूथ स्तर पर आयोजित इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों, खासकर लाभार्थियों से संपर्क कर उन्हें मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएगी। इसके साथ ही पार्टी 6 अप्रैल को देश भर में बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विपक्षी दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर एक नया रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस बड़े पैमाने पर मना रही है। और फिलहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और अब खबरों के कारवां को बढ़ाते हैं आगे। देश में कैंसर के उपचार के लिए पहली स्वदेशी CAR T-सेल थेरेपी की शुरुआत हो चुकी है।
ये जीन आधारित थेरेपी ब्लड कैंसर समेत विभिन्न कैंसर के इलाज में मदद करेगी। ये बेहद किफ़ायती भी होगी। कैंसर के विरुद्ध लड़ाई में इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। जानलेवा बीमारी कैंसर की वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस बीमारी के सस्ते सुलभ इलाज के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी विकास के चलते कैंसर के इलाज में बड़ी सफलता मिली है। अब इसी क्रम में भारत ने कैंसर के इलाज का स्वदेशी तरीका इजाद किया है। टाटा मेमोरियल सेंटर और IIT बॉम्बे ने कैंसर के इलाज के लिए एक नई तकनीक CAR-T का आविष्कार किया है। भारत में तैयार की गई थेरेपी का नाम है नेक्स CAR-19 CAR-T सेल थेरेपी। CAR-T सेल इम्यूनोथेरेपी और जीन थेरेपी का एक रूप है। इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स और T सेल्स को निकालकर फिर से बॉडी में अलग अलग तरीके से डाला जाता है। इस प्रक्रिया में T सेल्स को कैंसर से लड़ने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। इससे शरीर में ही सेल्स को पावरफुल बनाकर कैंसर से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स CAR-19 CAR-T सेल थेरेपी रोगी की कोशिकाओं का उपयोग करती है। उन्हें T कोशिकाओं को सक्रिय करने और ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए प्रयोगशाला में संशोधित किया जाता है। हमने 3 को स्क्रीन किया हुआ है, 3 पेशेंट स्क्रीन है। एक हमने 2 दिन पहले ही हमने एक CAR-T सेल थेरेपी की है। शी इज 70-year-old रिलैप्स्ड लिम्फोमा एंड अभी 2 दिन हो गए हमारे एंड शी इज डूइंग वेरी वेल। नेक्स्ट CAR-19 CAR-T सेल थेरेपी भारत की पहली मेक इन इंडिया CAR-T सेल थेरेपी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीन आधारित थेरेपी विभिन्न प्रकार के कैंसर को ठीक करने में मदद करेगी। इस थेरेपी की सबसे अच्छी बात ये है कि इससे कैंसर के पूरी तरह ठीक होने की संभावना है। अब तक इस थेरेपी से करीब 150 लोगों का इलाज किया गया है। लिम्फोमा में 50 से 60% तो ल्यूकेमिया में 60 से 70% मरीज ठीक हुए हैं। CAR-T सेल थेरेपी एक नई तरीके की प्रक्रिया है जिसमें आप पेशेंट के खुद के इम्यून सेल्स लेके वेक्टर के साथ मिक्स करके लैब में और वापस उसको ही रीइन्फ्यूज़ किया जाता है, जिससे पेशेंट की खुद की शक्ति से आप कैंसर को हराते हैं। ये CAR-T सेल थेरेपी कुछ ब्लड कैंसर्स जैसे रिलैप्स्ड B एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और रिलैप्स्ड B नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में बहुत ही कारगर है। जो पेशेंट रिलैप्स्ड हो रखे हैं उनकी लाइफ स्पैन 3 से 6 महीने है, लेकिन इस थेरेपी से उन मरीजों को फिर से ठीक होने का एक नया मौका है। करीबन 40 to 60% ऑफ पेशेंट इस थेरेपी से क्योर हो सकते हैं। इस थेरेपी का उपयोग पश्चिमी देशों में किया जाता है, लेकिन बेहद महंगा होने की वजह से भारतीय मरीज इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इसे देखते हुए देश की दोनों शीर्ष संस्था टाटा मेमोरियल सेंटर और IIT बॉम्बे ने इसे भारत में विकसित करने का काम करना शुरू कर दिया और आखिरकार मेहनत रंग लाई। विशेषज्ञों के मुताबिक विदेश में इस इलाज का खर्च तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए है, जबकि भारत में ये खर्च लगभग 30 से 40 लाख रुपए होगा। अगर हम यही सेल थेरेपी अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में करते हैं तो वो करीबन 4 to 5 करोड़ में जाएगा पर पर्सन, है ना। मेक इन इंडिया की वजह से जो हुआ है, जो IIT मुंबई और TMH मुंबई के बीच में जो ये कोलैबोरेशन हुआ और ये प्रोडक्ट बन के आया, ये मेक इन इंडिया सारी चीज़ें यहाँ पे है, तो इससे कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो गई। तो ऑलमोस्ट 1/4 द प्राइस में अब ये इलाज हो सकता है। CAR-T सेल थेरेपी को चिकित्सा विज्ञान में सबसे अभूतपूर्व प्रगति में से एक माना जा रहा है। भारत इस दिशा में प्रगति करते हुए स्वदेशी थेरेपी को विकसित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारतीय खाद्य निगम ने रबी विपणन वर्ष 2024-25 के तहत राजस्थान में 10 मार्च से MSP पर गेहूं की खरीद को शुरू किया है। इस बार सरकार का लक्ष्य राजस्थान में 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करना है। वहीं राजस्थान सरकार द्वारा गेहूं पर 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। सरकार किसानों का गेहूं कुल 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रही है। अमूमन हर साल अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होती है, लेकिन किसानों के पास भंडारण की उचित सुविधा न हो पाने के कारण इससे उन्हें फसल का उचित समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता था। सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए मार्च महीने से ही गेहूं की खरीद शुरू की है।
भारत सरकार का 3 राज्यों के ऊपर काफ़ी फोकस था, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश की वीट की प्रोक्योरमेंट इन स्टेट्स में ज़्यादा होनी चाहिए। जो परचेज सेंटर होते हैं, जो मंडियां होती हैं किसी भी राज्य में, उनकी संख्या जो पिछली बार 230 थी, इस बार उनको बढ़ा के राज्य सरकार ने 459 कर दिया है। तो लगभग डबल मंडियों की संख्या हो गई है, जिससे कि किसान को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े और उसको पास के ही प्रोक्योरमेंट सेंटर से परचेज करने का, सेल करने का मौका मिले। और केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में 50 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य गत वर्ष इन 3 राज्यों से हुई खरीद से 7 गुना अधिक है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने चालू विपणन वर्ष में 310 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया। इसमें से 50 लाख टन गेहूं की खरीद यूपी, राजस्थान और बिहार से की जाएगी। ऐसा होने से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य योजनाओं के तहत जो गेहूं का आवंटन होता है उसमें मदद मिलेगी। साथ ही किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसानों के अनुसार गेहूं की अच्छी फसल होने से किसान खुश है। सरकार द्वारा खाद बीज पर दी जाने वाली सब्सिडी से किसानों को फसल उत्पादन में सहायता मिली है। की बार गेहूं की फसल बहुत अच्छी है। आसपास के एरिया में बहुत अच्छी फसल है और जो किसान को सरकार सब्सिडी दे रही है खाद बीज, और इस पर उससे किसान भी पसंद है। और जो ये एमएसपी पर 2275 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है, इससे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी और किसान प्रसन्न है। विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा में इस साल आने वाले पर्यटकों की संख्या में पिछले साल के सभी रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए गए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए। पर्यटन वर्ष 2023-24 में काजीरंगा आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या 3,27,493 रही, जिनमें 3,13,574 घरेलू पर्यटक और 13,919 विदेशी पर्यटक शामिल थे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को पर्यटकों से कुल 8,81,84,161 रुपये का रेवेन्यू हासिल हुआ। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में काजीरंगा में कुल 3,14,796 घरेलू और विदेशी पर्यटक आए, जिसमें 8,33,85,483 रुपयों का राजस्व प्राप्त हुआ, जो इस वर्ष 47,98,678 बढ़ गया। चालू पर्यटन वर्ष के पहले 4 महीनों में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन प्रधानमंत्री के हालिया दौरे के बाद से काजीरंगा नेशनल पार्क में जो तमाम पर्यटक हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद में 2 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद अगले 1 साल में क्या क्या करेगा, इसकी योजना बनाई गई। CCRAS कुपोषण, स्किल सेल अनीमिया और कुपोषण के उन्मूलन पर काम किया जा रहा है। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ICMR, एम्स और देश के जो कई विश्वविद्यालय हैं उनके साथ रिसर्च को लेकर करार किया। और इसी अनुसंधान परिषद ने देश भर में अगर हम देखें तो 30 संस्थान हैं। हम टोटली लास्ट ईयर का एक्टिविटीज़ को रिव्यू किए और अगले साल क्या क्या करेंगे प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे अगले साल के लिए हमारा मेजर एक्टिविटीज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ हम ये मिशन उत्कर्ष के अंदर एनीमिया कुपोषण को मैनेज करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ मिलके 100 एकलव्य स्कूल में सिकल सेल को ट्रैक करना और उसमें माल नरिशमेंट को जो स्टूडेंट है उनको मैनेजमेंट करने के लिए दे रहे हैं। हम कई दूसरे यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ ICMR के साथ इन पर्टिकुलर हम 2-3 प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ICMR के साथ हम एक MOU किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के थ्रू, जो CCRAS इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। हम उसमें ICMR आयुष एडवांस रिसर्च सेंटर एम्स में 5 एम्स को आइडेंटिफाई किया गया है, वहाँ एडवांस रिसर्च सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने गाजा में तत्काल संघर्ष विराम और इजराइल पर हथियार प्रतिबंध के लिए एक प्रस्ताव को अपनाया। प्रस्ताव में गाजा पट्टी में किए गए संभावित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इजराइल को जवाबदेह ठहराने का भी आह्वान किया गया। ये प्रस्ताव तब आया जब इजराइल ने अमेरिकी दबाव के आगे
घुटने टेके, गाजा में नए खाद्य गलियारे खोल दिए। 28 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। भारत सहित 13 देशों ने मतदान नहीं किया और अमेरिका और जर्मनी सहित 6 ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रस्ताव में गंभीर मानव अधिकारों के उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघनों की रिपोर्ट्स पर चिंता व्यक्त की गई, जिसमें संभावित युद्ध अपराध और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवता के खिलाफ अपराध शामिल हैं। भारत ने फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार जैसे अन्य संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसे 42 मतों के साथ अपनाया गया। काहिरा में गाजा संघर्ष विराम वार्ता शुरू होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने मिस्र और कतर के नेताओं से हमास पर दबाव बनाने के लिए कहा। जो बाइडेन ने बंधकों को रिहा करने के लिए समझौते को लागू करने के लिए इन देशों से हमास पर दबाव बनाने का आग्रह किया। अमेरिका और की राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को एक दूसरे से फोन पर बात की। इस दौरान गाजा के हालात पर चर्चा हुई। फोन पर बात करने के कुछ ही घंटों बाद गाजा के लोगों के लिए एक राहत की खबर सामने आई। अमेरिका के न्यू जर्सी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यूरोपीय भू मध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भूकंप का केंद्र 9 किलोमीटर की गहराई पर था। इससे पहले न्यूयॉर्क शहर और उसके आसपास का क्षेत्र जो है उसमें शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि 4.0 तीव्रता के भूकंप के बाद किसी महत्वपूर्ण क्षति की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं आई है। खबरें खेल जगत से जुड़ी हुई। पुरुष हॉकी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज पर्थ में खेला जाना है। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला जीतकर एक दशक के सूखे को खत्म करने के इरादे से उतरेगी। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा। आज के मैच में जहां राजस्थान अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी, तो वहीं आरसीबी अपनी दूसरी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। आईपीएल में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मुकाबले में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 165 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद ने 16 गेंदें शेष रहते 4 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल किया। हैदराबाद के लिए एडेन मार्क्रम ने 36 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 50 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।